हो गया, चलिए। कर दिए मैंने। गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं बच्चे लोग आप? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज महामैराथन सीरीज का थर्ड लेक्चर है आपके पास। आपके सामने मैं डॉक्टर अमित वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं महामैराथन सीरीज के पार्ट 3 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट 3, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो प्री फॉर्मुलेशन जो चैप्टर है, पिछले कुछ सालों से लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यस। तो आज का टॉपिक हमारे लिए बड़ा क्रूशियल होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज करेंगे हम लोग 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस, और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, और जो भी पॉसिबल आंसर्स होंगे उनको हम देखेंगे। चलिए जल्दी जुड़ जाइए। बहुत कम, जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। महामैराथन सीरीज देखिए, आप जैसे कि आपको जैसे तीसरी क्लास है, वैसे तो आप लोगों को इसके बारे में, फीचर्स के बारे में पता ही होगा कि ये महामैराथन सीरीज कहां तक जाएगी, आपके जीपैट एग्जाम तक जाएगी, और जीपैट एग्जाम तक आपको छोड़कर आएगी। और फिर उसके बाद वो लास्ट जो आपकी जिम्मेदारी, जो फाइनल जो आपको टच देना है अपने एग्जाम को क्रैक कर कर, वो आपको ही करना पड़ेगा। देखिए, इसका नाम मैराथन रखने के पीछे कहानी क्या थी, देखिए सुनिएगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा शॉर्ट में। एक्चुअल में आपने देखा होगा, मैराथन रेस के बारे में सुना होगा। कई किलोमीटर लंबी रेस होती है, 40, 35, 45 ऐसी कुछ रेस होती है। तो मैराथन में जो जो धावक रहते हैं, जो दौड़ते हैं, तो वो उनका क्या रहता है कि उनका जो अलग, सबकी टेक्निक अलग अलग होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू में तेज दौड़ते हैं, लेकिन बाद में फिर बैलेंस करके स्लो दौड़ने लगते हैं। कुछ ऐसे दौड़ होते हैं कि शुरू में थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन बाद में स्पीड बना लेते हैं, जैसे रेस कंप्लीट होने को होती है। तो मान लीजिए ये आपकी रेस कंप्लीट होने के लिए बैठी है, 3-4 महीने बचे हुए आप लोगों के लिए। मतलब रेस जस्ट आपकी फिनिश लाइन पर हो आप, जस्ट तो उससे उसके लिए आपको तेज दौड़ाने के लिए हम लोग लेकर आए महामैराथन सीरीज। हाँ जी बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है, आपके क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो कराएंगे कराएंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तड़का भी होगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में आपको मिल सके। हाँ जी बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए, अब रेस तेज दौड़िए, अब तेज भागिए। अब चलने का समय आ गया। मैराथन आपकी जो 2 साल से 1 साल से जो तैयारी चल रही थी, आपकी एक मैराथन की जैसी थी। अब आपको रेस को जीतने का समय आ गया है। और ना केवल इससे जीडीशियंस, बल्कि नॉन जीडीशियंस बच्चों का भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जीडीसी है सबके लिए। ओके बच्चों, चलिए तो शुरू करें। यस, चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस लेक्चर का, और इस सीरीज की थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जीपैट 2019 में पूछा गया था। विच पॉलीमॉर्फिक फॉर्म अ ड्रग कैंडिडेट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? यस। हाँ जी बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यस। तो इनमें से कौन सा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनमें से कौन सा, हम्म, हाँ जी बच्चों, तो इनमें से कौन सा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ड्रग कैंडिडेट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? अनस्टेबल, मेटास्टेबल, हाइड्रेट या स्टेबल? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको पता होगा। हाँ जी। तो यहां पर बड़ी सिंपल सी, मतलब क्या है, कंसेप्ट रहता है इसमें। अगर कंसेप्ट याद करने का नहीं है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, फार्मास्यूटिक्स ऐसा रटने का सब्जेक्ट नहीं है, केवल आपको कुछ कंसेप्ट बिल्डअप करने का सब्जेक्ट है। चलिए, तो यहां पर देखिएगा कि जो स्टेबल फॉर्म होते हैं, यूजुअली जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होता है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म फर्स्ट जो होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, और वही स्टेबल होता है, और उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है।
पॉलीमॉर्फिक नंबर 1, मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में बताया नहीं, इसमें क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो स्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का होता है। स्टेबल होगा तभी तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, लेकिन डिसोल्यूशन रेट यहां पर स्लो होगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि पॉलीमॉर्फिक फॉर्म फर्स्ट यूजुअली हमेशा नहीं, यूजुअली स्टेबल होता है। तो ये एक चीज तो हमें आज पता चली कि पॉलीमॉर्फिक शुरुआत का जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। चलिए, तो यहां पर अगर आंसर को देखें, हम आंसर को चेक करें कि आंसर क्या होगा हमारा। चलिए, पॉसिबल आंसर डी है, आपको पता भी है, बड़ा सिंपल सी क्वेश्चन है। तो चलिए, यहां पर ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं कि कंपाउंड विच इज एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म कॉल्ड दी पॉलीमॉर्फ्स। ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कैसे बन जाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण। इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होता चला जाता है और डिफरेंट टाइप के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बनते चले जाते हैं। खास बात क्या रहती है इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स की, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये सब डिफरेंट होगा, लेकिन 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 केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर हम यहां पर बात करें स्टेबिलिटी का ऑर्डर के बारे में बात करें, तो अमॉर्फस फॉर्म जो कि नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, कैसा होता है, हाईली हाईली कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। मेटास्टेबल जो फॉर्म होता है, स्टेबल से नियर अबाउट, स्टेबल तो नहीं होगा, स्टेबल का नियर अबाउट होता है। उसके बाद स्टेबल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी के अगर सीक्वेंस देखेंगे, हमें पता है सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अमॉर्फस की स्टेबिलिटी कम होती है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर अमॉर्फस, मेटास्टेबल, स्टेबल, इस सॉल्युबिलिटी का सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, ये बड़ा काम आने वाला आपका। यस, ये आपका बड़ा काम आने वाला है। और यहां पर देखिएगा तरह तरह की मेथड्स जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये आपके पॉलीमॉर्फ को कह सकते हैं कि इवेलुएट करने के लिए यूज करते हैं। एक्सआरडी मेथड, एनएमआर टेक्निक, पाउडर एक्सआरडी, डीएससी मेथड, ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी और मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। यस यस, चलिए, इन दी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी पॉलीमॉर्फ कैन बी डिटेक्टेड बाय। चलिए, पिछला क्वेश्चन था, उसका डिस्क्रिप्शन यहां पर काम आएगा कि कौन कौन सी स्टडीज होती हैं या कौन कौन सी एनालिटिकल मेथड्स होती हैं जिनसे हम पॉलीमॉर्फ्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए काउंटर काउंटर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टोमेट्री, ऑप्शन सी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरोमेट्री। जीपैट 2019 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे पॉलीमॉर्फ से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो पॉलीमॉर्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ की लास्ट उंगली का खेल है। क्या है आंसर, डीएससी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरोमेट्री इज द राइट आंसर। यस, जी हाँ बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी है। ये तीनों की तीनों मेथड यूज नहीं की जाती। यहां पर पूछा है किससे डिटेक्ट करते हैं, किससे डिटेक्ट करते हैं, आप डीएससी से डिटेक्ट करते हो, स्टडी करते हो। आप अलग अलग पॉलीमॉर्फ का आप डीएससी एनालिसिस करोगे तो उनका जो थर्मोग्राम आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए, करेक्ट आंसर डी है। और ये जो आपके सामने है डिस्क्रिप्शन, जो पहले भी मैंने बता दिया, अब नया बताने का कुछ है नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 103। चलिए, घुमा फिरा के पॉलीमॉर्फ से फिर क्वेश्चन है, जीपैट 2017 का क्वेश्चन। इसमें उल्टा पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूजफुल टू डिटेक्ट पॉलीमॉर्फ। तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी यूज की जाती है। देखिए, डीएससी यूज करते हैं हम लोग, पाउडर्ड एक्सआरडी यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन यूज करते हैं, लेकिन एचपीएलसी का यूज नहीं करते। एचपीएलसी आपके ड्रग कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं किसी भी सैंपल में। ये पॉलीमॉर्फ के लिए यूटिलाइज नहीं होती बच्चों। किसके लिए, पॉलीमॉर्फ के लिए यूटिलाइज नहीं होती, कतई यूटिलाइज नहीं होती। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर पकड़े हो। बिल्कुल एकदम से फोड़ दिया आपने इस क्वेश्चन को, तो एकदम से तोड़ दिया, मरोड़ दिया। क्योंकि पॉलीमॉर्फ आप लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ लिया है, इतना आपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बस ऐसे ही हलवा टाइप के क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी, एचपीएलसी। चलिए, डिस्क्रिप्शन वही है जो पहले था, हम देख सकते हैं मेथड्स हैं आपकी।
पॉलीमॉर्फ डिटर्मिनेशन की। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, मजा आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, ये भी जीपैट 2017 में पूछा गया था। देखिए, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से एक और क्वेश्चन। तो हर साल ये ऐसा देखा गया है कि जीपैट में 2 से 3 क्वेश्चन प्री फॉर्मुलेशन से आते आते हैं। जिन लोगों ने इस साल का अगर जीपैट दिया होगा तो उनको भी पता होगा, और उससे पहले के अगर बच्चे यहाँ पर आज ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको भी पता होगा कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी फॉर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज फॉर द स्टडी ऑफ, किसके लिए? सूडो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, पार्टिकल साइज मेजरमेंट के लिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए और कॉम्पैक्शन बिहेवियर के लिए। अब देखिए, माइक्रोस्कोपी का नाम आया दिमाग में तो सीधा चला कि पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करेंगे। दिमाग में बिल्कुल क्लियर चलता है, माइक्रोस्कोप मतलब पार्टिकल साइज। लेकिन बेटा, ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नहीं है। ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप है। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप से हम सूडो पॉलीमॉर्फिज्म डिटरमाइन करते हैं। अब सूडो पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं? करेक्ट आंसर तो ये हो गया बच्चों, सूडो पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं जिसमें मेन क्रिस्टल के साथ में एक और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कह सकते हैं कि उसमें एक दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल ऐड होता है। वो मॉलिक्यूल क्या होता है? सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और ये स्टेचोमेट्रिक नंबर में होता है। तो इनको स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो सूडो पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं? आपके मॉलिक्यूलर अडक्ट होते हैं, एक स्पेशल टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। तो उनके डिटेक्शन के लिए आप हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी यूज करते हो। जी हाँ बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है? बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या है? सूडो पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए देख सकते हैं यहां पर, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। While studying the solid state physicochemical properties, the packing property of drug include, packing property of drug include, yes। तो ये आपको याद रखने हैं। लेकमैन में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल से आप इनको देख सकते हो कि कौन कौन सी किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, कौन फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन थर्मोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, कौन पैकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर पैकेजिंग प्रॉपर्टी पूछा है। हीट कैपेसिटी, सॉल्युबिलिटी और एंथैल्पी, ये पैकिंग प्रॉपर्टी में नहीं आते। यस, ठीक है, समझ रहे बच्चों? चलिए, तो यहां पर देखिए, हीट कैपेसिटी, सॉल्युबिलिटी और एंट्रोपी, ये आपकी पैकिंग प्रॉपर्टी में नहीं आते। तो कौन आता है फिर पैकिंग प्रॉपर्टी में बच्चों? जी हाँ, ज्यादातर बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं? सी आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index is the property which comes under the physicochemical properties of the solid substances. Okay, चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी इज द राइट आंसर। ओके, राइट आंसर मिल गया हमें। चलिए, इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हमारी जीपैट मंत्रा बुक के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 197 से लिया गया है। आप देख सकते हैं, पैकेजिंग प्रॉपर्टी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में आपका एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सब आएंगे। काइनेटिक प्रॉपर्टी में आपका डिसोल्यूशन रेट, रेट ऑफ सॉलिड रिएक्शन, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस फ्री एनर्जी, इंटरफेशियल टेंशन, हैबिट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्पैक्टिबिलिटी, टैबलेटिंग, हैंडलिंग, फ्लो ब्लेंडिंग, थर्मोडायनेमिक्स में मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन, मतलब जो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, वो थर्मोडायनेमिक में आएंगे, ठीक है। और जो मूवमेंट से रिलेटेड हो वो काइनेटिक में आएंगे। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या हम 5 महीने में जीपैट क्रैक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठान लिया तो बिल्कुल कर सकते हैं। कहते हैं मन के जीते तो जीते और मन के हारे तो हार है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे जीतना है तो आप जीत जाओगे डेफिनेटली। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जीपैट क्रैश कोर्स फॉर जीपैट 2024। इसमें आपको मिलने वाले हैं 1000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 250 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, और साथ ही साथ बहुत सारा ई कंटेंट आपको फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इसमें जुड़ते हैं, 100 डे चैलेंज में जुड़ते हैं, तो आपके पास जीडीसी अबैच टेस्ट और 25 जीपैट चैलेंज टेस्ट भी आपको मिलेंगे एवरी वीक। और एक्सपर्ट फैकल्टी तो आपको पता ही है, हमारे जीडीसी की इंडिया की सबसे बेस्ट टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको टीच करेगी, कर भी रही है। इसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है,
इसकी प्राइस मात्र 6,000 रुपए, 6,000 रुपए 5 महीने और जीपेट 2024। चलिए, तो विचार कीजिए और शुरू कर लीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। तो बहुत 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 आसान है, बस आपको अब आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। आपका शंखनाद, आपकी तैयारी के लिए आपने शंखनाद शुरू कर दिया और जीपेट मैराथन इसका हिस्सा है और क्रैश कोर्स बड़ा आपका इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है इसके लिए। तो दोस्तों जुड़ जाइए आज से, अभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमाइंड बाय थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कौन सी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है जो टीजीए से एनालाइज करते हैं जीपेट 2023 शिफ्ट 1? यस, चलिए तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन बी हाइग्रोस्कोपी, ऑप्शन सी कलर स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी हाइड्रोलिसिस। बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैराथन क्लास से जीपेट क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ये आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। यहां पर देखिए हम लोग केवल सपोर्ट में रहते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, मेंटर का काम कर सकते हैं। असली मेहनत आपने करनी है सफल होने के लिए। चलिए आंसर क्या होगा? टीजीए मेथड किसके लिए यूटिलाइज करते हैं? हम हाइग्रोस्कोपिसिटी को यूटिलाइज मेजर करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं। हाइग्रोस्कोपी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली बल्क कैरेक्टराइजेशन के उसमें बात करें। इसके अलावा थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अलावा और कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम हाइग्रोस्कोपी मैनेज कर सकते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, गैस क्रोमेटोग्राफी। ये टीजीए के अलावा 3 मेथड और होती हैं जिनके थ्रू हम हाइग्रोस्कोपी को मेजर कर सकते हैं। जी हां बच्चों, ओके। चलिए आंसर चेक करते हैं। बी इज द राइट आंसर। ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। ये मेथड्स के बारे में आपको बता दिए, मेथड आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, घबराइएगा नहीं, सीधा आपको छोटा सा आंसर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्रिस्टलाइन पाउडर, चलिए मैं इसमें कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा क्योंकि वो जरूरी है, क्वेश्चन गलत ना हो। क्रिस्टलाइन पाउडर दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी के अंदर मौजूद है, सब्सटेंस के अंदर, और हाइड्रेशन। दिस वाटर कैन बी लिबरेटेड आइदर ड्यूरिंग मैनिपुलेशंस और एंड एक्सपोजर टू अ लो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी या लो मॉइस्चर एनवायरमेंट, देन द पाउडर विल बिकम स्टिकी एंड पेस्टी और इट मे इवन लिक्विफाई। देखिए ये क्या कर रहा है, लो मॉइस्चर कंडीशन में या लो ह्यूमिडिटी कंडीशन में क्या कर रहा है, मॉइस्चर को रिलीज कर रहा है, जिसके कारण स्टिकी और पेस्टी बन गया है। ठीक है, मुझे पता है बच्चों ने इसका आंसर पकड़ लिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल कीवर्ड आपने पकड़ा। देखिए यूटेक्टिक मिक्सचर तो हो नहीं सकता। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं कि वह सब्सटेंसेस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन इनको मिक्स कर दे तो लिक्विफाई हो जाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करते हैं। डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करके लिक्विफाइड हो जाते हैं। लेकिन ई फ्लोरो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लो मॉइस्चर कंडीशन में वाटर रिलीज कर अपना नेचर स्टिकी या पेस्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और कभी कभार लिक्विफाई भी हो जाते हैं। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ई फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। मुझे पता है बच्चे बहुत सारे डेलिक्विसेंट लगाएंगे, लिक्विफाइड देखकर डेलिक्विसेंट, बहुत से बच्चों ने आंसर डेलिक्विसेंट ही लगाया है, मैं देख रहा हूं यहां पर। ठीक है ना, यहां पर क्वेश्चन में पकड़िए ना बेटा, वाटर रिलीज कर रहा है, वाटर रिलीज करने वाला ई फ्लोरोसेंट। वाटर रिलीज करने वाला कौन होता है, ई फ्लोरोसेंट, और वाटर को एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई होने वाला डेलिक्विसेंट। उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। ये वाटर रिलीज करते हैं और ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आंसर देख लेते हैं। ये आंसर है और ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया वही पॉसिबल डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, यस जीपेट 2023, सॉरी 20, जीपेट 2020, यस। चलिए बच्चों, ठीक है, तो यहां पर देखिए, एज पर यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइड सब्सटेंस स्टोर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर
4 hour at 80 degree centigrade RH, RH मतलब relative humidity, called very hygroscopic when increase in weight। बेटा एक टेबल बनी होगी, आप लोगों को पढ़ाया था, उस टेबल बनी तो उसमें सारे के सारे लिखे थे, लो हाइग्रोस्कोपिक या कह सकते हैं नॉन हाइग्रोस्कोपिक, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक और वेरी हाइग्रोस्कोपिक। तो यहां पर क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा गया, वेरी हाइग्रोस्कोपिक। तो वेरी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या, बहुत ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहां पर देखिए आंसर आपको देखिए देख सकते हैं आप, आंसर क्या हो सकता है, देखिए 0.2% weight by weight and less than 15% weight by weight, more than 0.2% weight by weight and less than 20% weight by weight, more than 15% weight by weight, and option D 0.2% weight by weight and less than 2% weight by weight। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा जो निर्विवाद रूप से, ठीक है ना, यूनिवर्सली क्या है कि जो बता रहा है कि वेरी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को, कौन सा बेटा, सी, मोर देन 15%। जब आपका कोई सब्सटेंस मोर देन 15% वेट बाय वेट वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, तो इस टाइप के सब्सटेंस अपने वेट का, खुद के, परसेंटेज किसका, खुद के वेट का, जैसे 100 mg उसका वेट है तो 15 mg उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को बोलते हैं वेरी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा, वेरी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका क्या, सी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक, चल आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आंसर तो सी हो गया, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब बहुत कम अमाउंट का ऑब्जर्प्शन कर रहा है, हाइग्रोस्कोपिक थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑब्जर्व कर रहा है बट लेस देन 15%, और वेरी हाइग्रोस्कोपिक मतलब मोर देन इक्वल टू 15%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस पर जाने से पहले आप महा मैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। वैसे इस टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या करना है आपको। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको, इस टेस्ट सीरीज में आपको जो कि इसका टेस्ट डेट 29 नवंबर है, टाइमिंग 7 PM टू 7 PM है। इसमें आपका जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट फर्स्ट आपको कंडक्ट होगा। इसमें 50 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। सिंपल ही आपको पता है हर बच्चे के पास लगभग जीडीसी क्लासेस ऐप तो होगी, अगर जिनके पास नहीं है उनको जाकर क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, जीडीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद बैच में जाकर विजिट करना है, प्लस का बटन दबाना है, तो वहां पर आपका बैच ओपन हो जाएगा। तो वहां पर जीडीसी जीपैट 24 आपको बैच कोड डाल देना है और आपको महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की आपको सुविधा मिलने लगेगी। बड़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है जो हम 6 डेज 7 डेज जो हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो 6 डेज और 7 डेज जो हम पढ़ेंगे वो सभी का सभी आपको कंटेंट, आपको उसको मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिस, वो आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी ये आपकी महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। The polymorph exhibit the following properties except, yes, ठीक है, चलिए। The polymorph exhibit the following property except X-ray crystal and diffraction pattern, melting point, solubility and chemical structure। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉलीमॉर्फ की कौन सी प्रॉपर्टीज, इनमें से सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, केवल एक प्रॉपर्टी को छोड़कर। क्वेश्चन का मतलब एक्सेप्ट लग गया, मतलब क्या है कि 3 प्रॉपर्टी डिफरेंट है लेकिन एक सिमिलर होगी। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे क्रिस्टल एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ये डिफरेंट होता है पॉलीमॉर्फ का, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है पॉलीमॉर्फ का, सॉल्युबिलिटी पैटर्न डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट नहीं होता, सिमिलर होता है। वो क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है, यस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर डी हो जाएगा, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए बेटा आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट करते हैं, आगे बढ़े चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट में, जीपैट 2015 का क्वेश्चन है। टीजीए मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पार्टिकल साइज, डिसोल्यूशन रेट मेथड, पीके डिटर्मिनेशन, डीएससी यूजफुल फॉर सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, यस यस
हाँ जी बच्चों, बताइएगा आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पी क्यू आर करेक्ट, ऑप्शन बी क्यू एंड एस आर करेक्ट, ऑप्शन सी आर एंड पी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। यस, हाँ जी बच्चों बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए टीजीए को डिटरमाइन टीजीए यूज करते हैं मॉइस्चर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के लिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पार्टिकल साइज को डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज करते हैं, आप डिसोल्यूशन रेट मेथड पीके को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हो, डीएससी आपका इनकम्पेटिबिलिटी स्टडी मतलब सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो। तो क्या हो जाएंगे, सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे, सभी के सभी बेटा क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो ये देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है इसका जो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एंड वेपर प्रेशर। क्या नहीं होता, बताइएगा बच्चों क्या नहीं होता। चलिए बताइएगा इसका आंसर। एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी और वेपर प्रेशर ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं, टेम्परेचर से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं ये आपका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है। मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स। फ्लो प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऑल्सो नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इसको जानते हैं, बिल्कुल सही है, पी ऑप्शन तो एकदम से करेक्ट है, पी स्टेटमेंट तो। A volume of powder is filled into graduated glass cylinder and repeatedly tapped for a non duration. ये भी बात सही है, कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स जब हम निकालते हैं प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इन फ्री फ्लोइंग पाउडर द बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी वुड बी क्लोज इन वैल्यू, देयरफॉर द कार्स इंडेक्स वुड बी लार्ज। फ्री फ्लोइंग पाउडर का मतलब है कार्स इंडेक्स की वैल्यू कम होना, तो यहां पर टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी की वैल्यू तो क्लोज होती है, लेकिन कार्स इंडेक्स की वैल्यू लार्ज ना होके क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है यहां पर, मिनिमम। ठीक, तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पाउडर फ्लोएबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, पी करेक्ट, क्यू करेक्ट, आर इनकरेक्ट। छांटते हम यहां पर, ठीक है ना, पी करेक्ट, क्यू करेक्ट, एस करेक्ट। पी क्यू एंड एस इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। यस, हाँ जी बच्चों क्या हो गया आंसर, नहीं बेटा अलग एमसीक्यू होंगे, सेम एमसीक्यू नहीं मिलेंगे आपको, ये वाले एमसीक्यू थोड़ी सी मिलेंगे। अब तो आंसर पता चल गया आपको, ये वाले एमसीक्यू थोड़ी सी मिलेंगे, अब नए एमसीक्यू मिलेंगे। लेकिन जो आपका 6 डे जो आप क्लास अटेंड करोगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग से नहीं आएंगे। चलिए बहुत बच्चे, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर सी हो गया, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला है टैप डेंसिटी माने बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी मल्टीप्लाई 100, और इससे हम कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होती है उतना अच्छा फ्लो होता है। एक्सीलेंट फ्लो के लिए 10 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज द लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन। तो असर्शन को पढ़ते हैं फिर हम रीजन को ढूंढेंगे। An increase in the solubility in acidic aqueous solution compared with that in pure water suggests a weak base, and decrease in solubility in alkaline solution suggests a weakly acidic drug. Yes, क्या होगा इसका आंसर, चलिए यस, हाँ जी बच्चों बताइए। तो देखिए यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि यहां पर अगर मान लीजिए कि एन इंक्रीज इन द सॉलिबिलिटी इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन कंपेयर्ड विद दैट प्योर वाटर सजेस्ट अ वीक बेस। देखिए वीक बेस ड्रग होगी तो उसकी सॉलिबिलिटी किस में ज्यादा होगी, एसिडिक मीडियम में ज्यादा होगी। तो ये वाला असर्शन तो बिल्कुल सही है, वाटर के कंपैरिजन में अगर मीडियम एसिडिक है तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी।
डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी कहां पर, एल्कलाइन सॉल्यूशन में। तो यदि तो इसको कंसीडर करते हैं हम किसका, आपका वीकली एसिडिक ड्रग। हाँ जी बच्चों, यस, दोनों के दोनों करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका, आपका असर्शन रीजन का। तो आपको पता है कि एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में ज्यादा सोल्युबलाइज होती है और बेसिक ड्रग एसिडिक मीडियम में ज्यादा सोल्युबलाइज होती है, और एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में कम सोल्युबलाइज होती है और बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में कम सोल्युबलाइज होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। चलिए ये देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो भी हाइग्रोस्कोपी से लिया गया है। एक मैच दी कॉलम है, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, वेरी हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट। तो यहां पर देखिए हमें पता नहीं, ज्यादा आइडिया नहीं क्या होता स्लाइटली, क्या होता है वेरी स्लाइटली। हाँ, हमें ये पता चल गया कि वेरी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है, ये पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देख लिया। और डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है कि सफिशिएंट, ये क्या करते हैं, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं तो सफिशिएंट वाटर अमाउंट में वाटर अब्सॉर्ब करके क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो तो हमें पता है। अब इनके बेस पर अगर आंसर ढूंढते हैं हम ढूंढ सकते हैं यहां पर। देखिए थर्ड एस किसमें दिया हुआ, थर्ड एस इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, थर्ड एस इसमें दिया हुआ और किसमें दिया हुआ, थर्ड एस इसमें दिया हुआ, इसमें और इसमें दिया हुआ थर्ड का एस, तो ये तो होंगे नहीं, इन पर विचार ही नहीं करेंगे हम। अब फोर्थ का क्या था आपका, फोर्थ का आर था, फोर्थ का आर किसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, ए में, किसमें दिया हुआ बच्चों, ए में दिया हुआ। चलिए मैच कर लेते हैं। फर्स्ट क्यू स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, बिल्कुल सही है, यहां पर बहुत कम अमाउंट में वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, सॉरी, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक का मतलब बहुत कम अमाउंट में वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, और हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है बहुत अमाउंट में वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है। मतलब ये स्लाइटली मतलब कम वाटर ऑब्जॉर्व करेगा, स्लाइटली मतलब कम वाटर ऑब्जॉर्व करेगा, इंक्रीज इन, यहां पर क्या है, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब कम वाटर ऑब्जॉर्व करेगा, और जो आपका हाइग्रोस्कोपिक होगा थोड़ा सा ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करेगा, और वेरी हाइग्रोस्कोपिक बहुत ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करेगा। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक 2%, 0.2% के आसपास वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, 0.2% से लेकर 2% तक, और हाइग्रोस्कोपिक मोर देन 2% से लेकर मोर देन 0.2% से 15% तक करता है, और वेरी हाइग्रोस्कोपिक मोर देन 15% को ऑब्जॉर्व करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। चलिए ए इज द राइट आंसर, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, द पॉलीमॉर्फ विच कैन बी रिवर्सिबली चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर बाय वेरिंग टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड मोनोट्रोपिक, एनेंशियोट्रोपिक, क्रिस्टल्स और एमॉर्फस। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, यस यस, हाँ जी बच्चों, द पॉलीमॉर्फ विच कैन बी रिवर्सिबली चेंज, रिवर्सिबली, देखिए यहां पर क्या आ गया वर्ड रिवर्सिबली, तो रिवर्सिबली चेंज कौन होता है, एनेंशियोट्रॉप्स, जबकि मोनोट्रॉप कैसे होते हैं, इरिवर्सिबली चेंज होते हैं, कैसे होते हैं, इरिवर्सिबली। तो यहां पर क्या होगा आंसर, क्या हो, सीधा सीधा एक एनेंशियोट्रॉप दूसरे एनेंशियोट्रॉप में टेम्परेचर और प्रेशर को बदल दे तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये जो कन्वर्जन होगा ये कन्वर्जन आपका कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। कैसा होगा बच्चों, रिवर्सिबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए बी इज द राइट आंसर। हम यहां पर देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। जो पॉलीमॉर्फ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एनेंशियोट्रॉप और मोनोट्रॉप। एनेंशियोट्रॉप क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जिनमें से हर फॉर्म के लिए एक स्टेबिलिटी टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर बदल देने से वो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और मोनोट्रॉप्स क्या होते हैं, उनमें से केवल एक फॉर्म स्टेबल होता है, बाद बाकी सारे के सारे फॉर्म कैसे होते हैं, मेटा स्टेबल होते हैं। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। ये मेरे ख्याल से आज तो ऐसा लग रहा है पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होने वाले हैं आप लोगों के। यहाँ जिस तरीके से आंसर दे रहे हैं आप लोग, इस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बल्क कैरेक्टराइजिंग ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। बल्क कैरेक्टराइजेशन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में एक पार्ट होता है, आपके तीन पार्ट होते हैं, बल्क कैरेक्टराइजेशन, एक सॉल्युबिलिटी एनालिसिस और स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो ये बल्क कैरेक्टराइजेशन से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, क्रिस्टल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेटिंग स्पेसिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम और मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनल अरे। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट का। आपको पता है क्रिस्टल मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें जो उसका जो यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस, वो थ्री डायमेंशनली रिपीटेशन होता है उनका। ऑप्शन स्टेटमेंट क्यू, अपॉन स्टोरेज क्रिस्टलाइन सॉलिड टेंड टू रिवर्ट टू मोर स्टेबल फॉर्म। क्रिस्टलाइन से स्टेबल क्या होगा, क्रिस्टलाइन से स्टेबल फॉर्म क्या होगा, क्रिस्टलाइन सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है, तो ये किसी में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट है।
एमॉर्फस फॉर्म आर यूजुअली ऑफ हाई थर्मोडायनेमिक एनर्जी देन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये बिल्कुल करेक्ट है। एमॉर्फस फॉर्म की एनर्जी किससे ज्यादा होती है, आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज्यादा होती है। कन्वर्जन ऑफ एन एनाइडस कंपाउंड टू हाइड्रेट फॉर्म में रिड्यूस द डिसोल्यूशन रेट, बिल्कुल सही। आपको पता है एनाइडस फॉर्म की सॉल्युबिलिटी हाइड्रस फॉर्म से ज्यादा होती है, कॉज आपको पता है। एनाइडस फॉर्म की सॉल्युबिलिटी हाइड्रस फॉर्म से ज्यादा होती है। तो यदि कोई एनाइडस फॉर्म हाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिसोल्यूशन रेट कम हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। पी क्यू करेक्ट, पी क्यू और सॉरी पी आर एस करेक्ट है बट क्यू इनकरेक्ट है। पी आर एस करेक्ट है, यस। हाँ जी बेटा, नहीं बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीक्यूआरएस वाले, पढ़ना पड़ेगा, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, आधे आधे पेज के क्वेश्चन आते थे। चलिए यहां पर क्या आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको डिस्कस किया था वही सब कुछ है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 117। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन कोएफिशिएंट में इंक्लूड स्टेटमेंट फर्स्ट, इट मेजर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन ऑक्टेनॉल एंड वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर दो अलग अलग आपका मीडियम लिए जाते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, उसमें सोल्यूबलाइज करते हैं हम ड्रग को। स्टेटमेंट 2, इट स्पेसिफाई हाउ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इस सब्सटेंस, हाँ जी, इससे हाइड्रोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी मतलब हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक कैरेक्टर डिटरमाइन किया जाता है किसी भी ड्रग सब्सटेंसेस का। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, अ सब्सटेंस विथ हाई पार्टीशन कोएफिशिएंट इज हाइड्रोफोबिक, जी हाँ बिल्कुल, जिसकी पार्टीशन कोएफिशिएंट ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है, वो क्या होता है, लिपोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ द अबव, यस। हाँ जी बेटा क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑल ऑफ द अबव, यस। पार्टीशन कोएफिशिएंट आपको पता है ड्रग की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हम पार्टीशन कोएफिशिएंट स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 118। सिलेक्ट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एक्सेप्ट, किनमें से कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्वेश्चन का मतलब ये। मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हाइग्रोस्कोपी, हीट कैपेसिटी। अगर हम यहां पर देखें हमें पता भी नहीं तो थोड़ा सा हम क्लू लगा लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और सब्लिमेशन एनर्जी से रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी तो एनर्जी है खुद, हीट कैपेसिटी भी एनर्जी से रिलेटेड है, तो ए बी डी तो होगा नहीं। हाँ जी बच्चों, ए बी डी तो होगा नहीं, होगा क्या, ठीक है। हाँ जी बच्चों क्या होगा, क्या होगा, करेक्ट आंसर हाइग्रोस्कोपी, हाइग्रोस्कोपिसिटी, करेक्ट आंसर हाइग्रोस्कोपिसिटी। आप देख सकते हैं ये आपका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। लैकमैन जो बुक है आपकी उसके 4th एडिशन के पेज नंबर 219 पर ये टेबल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पीक्यूआरएस का, घबराइएगा ना बच्चों। पीक्यूआरएस जो क्वेश्चन रहते हैं बड़े सिंपल रहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रहते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पीकेए डिटर्मिनेशन, ठीक है। द कोजोनिक कार्बन इक्वेशन प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर पीएच। कोजोनिक कार्बन इक्वेशन जो सरफेस एरिया को बताती है, आयनाइजेशन और अनायनाइजेशन को नहीं बताती। तो पी तो हो गया बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ द आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर पीएच, जी हां बिल्कुल सही है। फॉर एसिडिक ड्रग the Henderson Hazelbach equation equal to pH equal to pK plus log ionized form upon unionized form, ये भी करेक्ट है। S for basic compound pH equal to pK plus log unionized form upon ionized form, yes ये भी करेक्ट है। तो क्या हुआ बच्चों, आंसर क्या निकला, P तो रॉन्ग हो गया, QRS करेक्ट हो गया। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, PQ, ठीक है, QRS यहां पर ही मिल गया, पहले ही मिल गया। QRS आर करेक्ट बट P इज इनकरेक्ट, यस यहीं पर मिल गया हमें, तो यहीं पर ही आंसर मिल गया शुरुआत में, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। करेक्ट आंसर ए। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाने को तो ये 15 मिनट में क्वेश्चन करा दें, आंसर ही तो बोलना है, फिर मतलब क्या निकलेगा हमारे डिस्कशन का, फिर हमारे डिस्कशन का बेटा जी मतलब क्या निकलेगा, सर स्पीड बढ़ाओ। बेटा यहां पर सब बच्चे, जीडीसी है सबके साथ, जीडीसी है सबके साथ और सबको इक्विवेलेंट मान के चलता है जीडीसी, चाहे वो कमजोर विद्यार्थी हो, चाहे वो जीनियस विद्यार्थी हो, चाहे एवरेज विद्यार्थी हो, सबके लिए इक्वल मान के चलता है। तो उस हिसाब से चलेंगे हम लोग।
देखिए जल्दी करेंगे तो ऐसी जल्दबाजी आप एग्जाम में कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जल्दी का काम किसका? शैतान का। हम शैतान नहीं, हम इंसान है। तो इसलिए हम आराम से इत्मीनान से करेंगे, एक एक कंसेप्ट समझेंगे, ताकि जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड तो हमसे बच के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आंसर तो करेक्ट हो गया। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन। फ्यूजन मेथड इज आल्सो नॉन एज माइक्रोस्कोपी, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलरोमेट्री और थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। हाँ जी। कितने घंटे की नहीं है क्लास? क्लास 50 क्वेश्चंस की। या 50 क्वेश्चन कब तक जाते हैं, कब तक कंप्लीट होते हैं? वैसे तो हम स्पीड में चल रहे हैं। यस, हाँ जी। तो देखिए फ्यूजन मेथड किसके लिए यूज करते हैं हम? फ्यूजन मेथड हॉट माइक्रोस्कोपी नहीं होता फ्यूजन मेथड, डीएससी नहीं होता फ्यूजन मेथड, टीजीए नहीं होता। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी को हम किस नाम से जानते हैं? फ्यूजन मेथड के नाम से जानते हैं। हाँ जी बेटा, किस नाम से जानते हैं? फ्यूजन मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एक एक ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर बी हो गया। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। और ये जो हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी होती है आपके पॉलीमॉर्फ सूडो पॉलीमॉर्फ के डिटेक्शन के लिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर के लिए और या फिर रेट ऑफ ट्रांजिशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। जी हाँ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू एमॉर्फस। यूजुअली दे आर एनाइसोट्रॉपिक। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। दे टेंड टू फ्लो व्हेन सब्जेक्टेड टू सफिशिएंट प्रेशर, considered as supercooled fluid, they do not have definite melting point। क्या होगा आंसर? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लेकिन आंसर बड़ा छोटा सा। जी हाँ बच्चों, क्या होगा आंसर? क्या होते हैं एमॉर्फस? क्या होते हैं एमॉर्फस? आइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नहीं होते। एनाइसोट्रॉपिक कौन होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक कौन से होते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ये क्रिस्टलाइन के लिए लिखा होता तो सही था, ये अमॉर्फस के लिए लिखा है तो गलत हो गया। ये बी और सी और डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये अच्छी खासी इनकी फ्लो प्रॉपर्टी होती है, जब थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो फ्लो होने लगते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनकी क्या होती है बेटा? मेल्टिंग रेंज होता है। क्या होता है? मेल्टिंग रेंज होता है। ठीक है, चलिए आंसर ए। और ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जी हां, चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। 122 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जनरली यूज फॉर द स्टडिंग सॉलिड फॉर्म। इनमें से कौन सी मेथड सॉलिड को स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? डीएससी, एक्सआरडी, टीजीए या फिर ऑल ऑफ दी अबव। डीएससी का फुल फॉर्म फिर से बोलूंगा, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलरोमेट्री। एक्सआरडी एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, टीजीए थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। बेटा पहली बार मैराथन नहीं ले रहे हैं। मैराथन की क्लास पिछली साल भी चली थी। 50 क्वेश्चंस के लिए 1.5 टाइम तो 1.5 आवर का टाइम तो लगता है। 1 घंटा 30 मिनट तो लगेगा। ठीक है, इतना तो लगता है। अगर हम कितना भी फास्ट कर लें इतना टाइम तो लगेगा। थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन हमें इत्मीनान से करना है, कुछ सीखने के लिए आए हैं। क्वेश्चन करना तो ये क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं बुक्स में दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं दिया हुआ है आपको। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स उनमें मिल जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? डिस्कशन करना है, क्वेश्चन करना थोड़ी सी है।
क्वेश्चन करके क्या हासिल हो जाएगा? क्वेश्चन में आंसर बताता चलूं, आपका आंसर देते चलो, हाँ सर डी है, बी है, ए है, क्या मजा आएगा? हम एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे। ये सारी की सारी मेथड सॉलिड की स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सॉरी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सॉरी ए नहीं, डी आंसर हो जाएगा। चलिए ये देख सकते हैं आप, पॉसिबल मेथड्स हैं जिससे हम सॉलिड को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपी, फ्यूजन मेथड, डीएससी, आईआर, एक्स रे डिफ्रैक्शन, सैम, टेम और थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस और डिसोल्यूशन स्टडी। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, अब फ्लेवर बदलते हैं। मैच द फॉलोइंग वेरियस टाइप एंड देयर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। टाइप ए, अलग अलग टाइप्स होते हैं इसमें। टाइप ए पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन, टाइप बी इसमें दिया हुआ, टाइप ए के आगे पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन, टाइप बी के आगे सॉल्वेंट सॉल्वेशन डिसोल्यूशन, टाइप सी के आगे हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, टाइप डी के आगे सॉल्ट पेरेंट कन्वर्जेंस। चलिए अब आंसर आप दीजिए, मैं आपको मौका देता हूं। क्या होगा बच्चों आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने आंसर क्या लगाया बेटा? बहुत बढ़िया, मतलब तैयारी हमारी सही डायरेक्शन में जा रही है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जो टाइप ए होता है वो कौन सा होता है? सॉल्वेशन एंड डिसॉल्वेशन, ठीक है। और टाइप बी जो होता है, टाइप बी जो होता है हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन होता है। टाइप सी जो होता है, टाइप सी जो होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, टाइप ए पॉलीमॉर्फिज्म होता है, टाइप ए सॉरी पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन होता है, टाइप ए पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन होता है। और टाइप बी जो होगा, ध्यान से देखिए, टाइप बी जो होगा वो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन होगा। टाइप जो सी होगा वो कौन सा होगा? सॉल्वेशन एंड डिसॉल्वेशन। और टाइप जो डी होगा वो कौन सा होगा? 4, मतलब सॉल्ट एंड पेरेंट कन्वर्जन। यस, ठीक है। क्या होगा बेटा आंसर? नहीं बेटा, सी ही आंसर है, सी ही आंसर है। देखिए मैं फिर से बताता हूं, सी ही आंसर है इसका, ठीक है ना। जो आपका पी फर्स्ट, पहले हम मैच कर लेते, पी फर्स्ट, क्यू थर्ड, आर सेकंड और एस 4, ये होता है। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या? सी। चलिए देख सकते हैं यहां पर अलग अलग, देखिए पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बिटवीन द पॉलीमॉर्फ, टाइप ए हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, टाइप बी सॉल्वेशन डिसॉल्वेशन, टाइप सी सॉल्ट पेरेंट कन्वर्जन और सॉल्ट सॉल्ट एक्सचेंज, टाइप डी। हाँ जी, ठीक है। आंसर सी था, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, इधर उधर चलता है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा तिरछे होकर देखना पड़ता है, तो कई बार क्या हो जाता है कि इधर ऊपर नीचे दिख जाता है। क्योंकि अगर मैं ऐसे करके देखू लिखूंगा तो सही नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक हो जाएगा, आपका बोर्ड ब्लॉक हो जाता है, इसलिए थोड़ा तिरछा करके देखना पड़ता है, तो उसमें हो जाता है ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट सिस्टम यूज टू डिटरमाइन द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग। इनमें से कौन सा सिस्टम जो होता है जो पार्टीशन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? जी हाँ बच्चों बताइएगा। ओके, चलिए ऑप्शंस पढ़िए, आंसर करिए। ऑप्शन ए हेप्टानॉल एंड वाटर, ऑक्टानॉल एंड एथेनॉल, वाटर एंड एथेनॉल, ऑक्टानॉल एंड वाटर। क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी बेटा, ओके। चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? डी, ऑक्टानेल एंड वाटर। ऑक्टानेल क्यों होता है, क्यों यूज करते हैं? कि ऑक्टानेल नॉन पोलर होता है और वाटर पोलर होता है। तो यहां पर एक सॉल्वेंट आपको पोलर लेना है, एक सॉल्वेंट आपको नॉन पोलर लेना है, इसलिए क्या होगा, तब आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट का डिटरमिनेशन हो पाएगा।
एन ऑक्टेनॉल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो सॉल्युबिलिटी जो कह सकते हैं कॉफिशिएंट होता है वो इंटरमीडिएट टाइप का होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर डी। यस, जी हाँ बच्चों, बहुत बढ़िया। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहां पर। आगे बढ़ जाते हैं। परसेंटेज ऑफ ड्रग आयोनाइज एट अ पर्टिकुलर पीएच इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला? फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन, हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन, नॉइज विटनी इक्वेशन, बीईटी इक्वेशन। यहां जी बच्चा बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए एक एक इक्वेशन को देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन को बताता है, डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए फिक लॉ यूज करते हैं। नोज विटनी इक्वेशन हम डिजोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए बेटा? डिजोल्यूशन के लिए। और जो बीटी इक्वेशन होती है वो आपका सरफेस एरिया मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, और इसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में भी यूज करते हैं। तो यहां पर बेटा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन। इससे हम परसेंटेज ड्रग आयोनाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पर। मतलब पीएच पार्टीशन जो कोरिलेशन होता है, पीएच जो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस होता है, पीएच पी के कोरिलेशन होता है, उसको बताने के लिए हम एंडरसन हेजलबेच इक्वेशन का सहारा लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या? बी। चलिए बेटा, ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। ये इक्वेशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Question number 126. All of the following are bulk characterization in pre-formulation studies except. Yes. Option A crystallinity and polymorphism. Option B hygroscopicity. Option C fine particle characterization and option D partition coefficient. हाँ जी बेटा बताइए। जी हाँ बेटा, वांट ऑफ प्लॉट जरूर समझाता मैं, लेकिन क्वेश्चन में आएगा तब मैं बिल्कुल समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन में आएगा तो डेफिनेटली बताऊंगा वांट ऑफ प्लॉट के बारे में, लेकिन अभी क्वेश्चन में अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो बिल्कुल बताऊंगा डेफिनेटली। हाँ जी बच्चों, तो यहां पर देखिएगा, क्रिस्टलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म ये बल्क कैरेक्टराइजेशन होता है, ठीक है ना? क्या होता है? बल्क कैरेक्टराइजेशन। हाइग्रोस्कोपी इज द बल्क कैरेक्टराइजेशन, ये भी बल्क कैरेक्टराइजेशन होता है। फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन बल्क कैरेक्टराइजेशन होता है। इसके अलावा फ्लो प्रॉपर्टी भी बल्क कैरेक्टराइजेशन में आता है। पार्टीशन कोएफिशिएंट आपका सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में आता है। सेकंड पार्ट होता है किसका? प्री फॉर्मुलेशन का सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, उसमें ये आता है। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में ये आएगा आपका, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डी इज द राइट आंसर। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो यहां पर है आपके पास, देखिए ये पूरा फ्लो चार्ट आपके पास अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं 3 पार्ट में पूरी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज को डिवाइड किया है। बल्क कैरेक्टराइजेशन, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस। ये देखिए पार्ट हाइग्रोस्कोपी, क्रिस्टलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, फाइन पार्टिकल और पाउडर फ्लो, ये बल्क कैरेक्टराइजेशन का पार्ट है। और पार्टीशन कोएफिशिएंट आपका सॉल्युबिलिटी एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है? चलिए, सॉल्वेट्स आर आल्सो नॉन एज इनैनिसोट्रॉप्स, पॉलीमॉर्फ, सूडोपॉलीमॉर्फ, ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन को हल्की सी हिंट मैंने आपको दे दी थी, शुरुआत का कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें आपको बताया था थोड़ा सा। तो सॉल्वेट्स को किस नाम से जानते हैं? इनैनिसोट्रॉप, पॉलीमॉर्फ। देखिए, जो इनैनिसोट्रॉप है वो पॉलीमॉर्फ का एक टाइप होता है, और पॉलीमॉर्फ जो होता है आपका सिंगल एंटाइटी होता है। क्या होता है? सिंगल एंटाइटी। और जो सॉल्वेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपके मॉलिक्यूलर अडक्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर अडक्ट्स होते हैं, ठीक? तो ए और बी तो होगा नहीं, ए और बी नहीं होगा तो ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा। तो बचता क्या हमारे पास? सूडो पॉलीमॉर्फ। क्या बचता है? सूडो पॉलीमॉर्फ। सूडो पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर अडक्ट होते हैं। और सूडो पॉलीमॉर्फ जिनको हम स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, उनका जो टाइप होते हैं वो उनको हम सॉल्वेट्स के नाम से भी जानते हैं। और इस सॉल्वेट्स के 2 टाइप होते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेट। क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेट, और दूसरा क्या होता है आपका? हाइड्रेट्स। हाँ जी बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ है।
क्रिस्टल हैबिट इज, हैबिट वो आदत वाला हैबिट नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल शेप, ओनली एक्सटर्नल शेप, पार्टिकल साइज। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर? देखिए, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर और दूसरा क्रिस्टल हैबिट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, तो क्रिस्टल हैबिट एक्चुअल में होता क्या? आउटर अपीयरेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आउटर अपीयरेंस। कैसा है क्रिस्टल का शेप, कैसा है? तो मतलब ये एक्सटर्नल शेप को बताता है, एक्सटर्नल शेप के बारे में डिस्क्रिप्शन है कौन? क्रिस्टल हैबिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर सी, ओनली एक्सटर्नल फेज। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के हैबिट्स, इस एसिकुलर, कॉलमनर, ब्लेड, प्लेट, टेबुलर और इक्वेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए और आंसर लगा दीजिए। हाँ जी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी मेथड है? एंगल ऑफ फ्लो, सेडिमेंटेशन, डिफ्लोकुलेशन, नन ऑफ द अबव। कुछ बच्चे सेडिमेंटेशन लगा रहे हैं। बेटा सेडिमेंटेशन पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने की मेथड होती है, एंडरसन पिपेट अपरेटस। यहाँ पर फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए दो टाइप की मेथड होती है, कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का एक पर्टिकुलर टाइप होता है एंगल ऑफ रिपोज। कौन सा बेटा? एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज में जितना कम एंगल होता है, जितना कम एंगल होता है उतनी अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एंगल ऑफ रिपोज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, दुनिया में चले जाइए, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है। फार्मा जीपेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पर देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है आपके सामने। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू tan इनवर्स h अपॉन r। थीटा आपका जो इसके बीच जो आपका जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये तो देख रहे हैं, ये थीटा, ये वाला, ये h पाइल की हाइट होती है और r रेडियस होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन फॉर्म। इनमें से कौन क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है? फ्रीज लिक्विड फॉर्म, हाइड्रेट्स, पॉलीमॉर्फ, इंक्लूजन कंपाउंड। देखिए बच्चों यहां पर देखते हैं, ये हाइड्रेट क्रिस्टलाइन होता है, स्पेशल टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। सूडो पॉलीमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ सिंगल मॉलिक्यूल होता है लेकिन स्पेशल टाइप का क्रिस्टल में आता है। इंक्लूजन कंपाउंड जो होते हैं आपके नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं लेकिन क्रिस्टलाइन होते हैं। ये तीनों तो क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन फ्रीज लिक्विड फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है आपका? एमॉर्फस फॉर्म। कौन सा बेटा जी? एमॉर्फस फॉर्म। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर, नॉट बी। बी कैसे हो जाएगा? डी कैसे हो जाएगा? बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एमॉर्फस सब्सटेंस का सिनोनिम ही होता है फ्रीज लिक्विड फॉर्म या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें नॉट क्रिस्टलाइन पूछा है, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में पूछा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, द मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हैज। कौन सा? हाँ जी बेटा, द मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड लोएस्ट डिसोल्यूशन रेट, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एंड लोएस्ट विस्कोसिटी, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड लोएस्ट डिसोल्यूशन, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट डिसोल्यूशन रेट। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लोगों ने शुरुआत का जो पहला क्वेश्चन था उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है, याद करिए फर्स्ट क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया जो स्टेबल फॉर्म होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन 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 क्या होता है? डिसोल्यूशन रेट क्या होती है बेटा? कम होती है। तो छांट लीजिए अपने हिसाब से, क्वेश्चन पिक, आंसर पिक कर लीजिए। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। स्टेबल फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, डिसोल्यूशन रेट कम होती है, और स्टेबल फॉर्म यूजुअली फर्स्ट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, जो फर्स्ट वाला पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है। चलिए करेक्ट आंसर ए, और ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। आगे बढ़ जाते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन टू बिहेव एज अ बफर इट मस्ट बी एट इट्स। सॉल्यूशन अगर मान लीजिए बफर के जैसा बिहेव कर रहा है तो मतलब इसमें क्या होगा? अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेटेड बेस, अ वीक बेस एंड इट्स कंजुगेटेड एसिड,
बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी अ स्ट्रॉन्ग बेस एसिड एंड इट्स कंजुगेटेड एसिड और बेस। हाँ जी बेटा, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 132, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बफर क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं, और सॉल्ट में एक पार्ट स्ट्रांग होता है, एक पार्ट वीक होता है। मतलब वीक एसिड और उसका कंजुगेटेड बेस, या फिर वीक बेस उसका कंजुगेटेड एसिड। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। चलिए, तो ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। When the solvent in association with the drug is water, when the solvent is associated with the drug is water, the solvent is known as। मतलब ड्रग के साथ वाटर एसोसिएट है, तो इस टाइप के सॉल्वेंट को हम क्या नाम देते हैं? एनहाइड्रस, एमॉर्फस, हाइड्रेशन, या ऑल ऑफ दीज? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एनहाइड्रस तो होगा नहीं, एमॉर्फस होगा नहीं, कौन सा होगा? हाइड्रेट फॉर्म। हाइड्रेट फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें गलती नहीं करने की गुंजाइश है बेटा। इजी क्वेश्चन नहीं आता। जी हाँ, इजी क्वेश्चन भी आते हैं जीपैट में, ऐसा नहीं है बेटा। इजी क्वेश्चन भी आते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। इजी है, पढ़ लिया इसलिए इजी है, नहीं पढ़ते तो ये भी आपके लिए बहुत टफ होता। चलिए, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इसका जो आंसर, ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच इज द मेजर्ड फॉर द न्यूट्रल फॉर्म ऑफ द ड्रग? लॉग पी, लॉग डी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, आपके ऊपर छोड़ दिया बेटा। हाइड्रेट या हाइड्रेशन कुछ भी लिख देते हैं, चलेगा, दोनों चलेंगे। चलिए, लव यू टू ऑल बेटा। क्या होगा आंसर? मुझे पता है ज्यादातर लोग सी पर जाकर ठहर जाएंगे। बेटा न्यूट्रल फॉर्म बोला है। देखिए यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, न्यूट्रल फॉर्म। तो यहां पर दो चीजें दी गई हैं, लॉग पी एंड लॉग डी। लॉग पी मतलब पार्टीशन कॉफिशिएंट, लॉग डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट। दोनों को हम सिनोनिमिकली यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, एक ही मान के चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट एक ही मानते हैं, हाँ होते लगभग एक ही है, फॉर्मूला एक ही होता है। लेकिन जब ड्रग आयोनाइज होती है उस समय हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट कंसीडर करते हैं, ना कि पार्टीशन कॉफिशिएंट। तो ड्रग जब न्यूट्रल फॉर्म में रहती है उस समय हमें अगर पार्टीशनिंग बतानी हो तो उसके लिए लॉग पी यूज करेंगे। और जब ड्रग आयोनाइज हो रही होगी, मतलब आयोनाइज फॉर्म में होगी, उस समय हमें पार्टीशनिंग बतानी होगी तो लॉग डी यूज करेंगे। तो यहां पर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं करने की गुंजाइश है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सोच के देख लोगे, दोनों को लगा दोगे, सर बोथ है तो बोथ है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, हमेशा बोथ आंसर करेक्ट नहीं होता, हमेशा ऑल आंसर करेक्ट नहीं होता, और हमेशा नन आंसर भी इनकरेक्ट नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका याद रखना, ये इसका जो फॉर्मूला रहता है, ये पार्टीशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला रहता है ना, उसी तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला रहता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द ड्रग इन द एन ऑक्टेनल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द वाटर, वही सब कुछ। बेटा मोनालिसा कहां अटकी पड़ी है आपकी गाड़ी एक ही क्वेश्चन पर? आगे देखो, बाद में पूछ लेना इस क्वेश्चन को, अभी आगे क्वेश्चन करिए। अच्छा, मैं नहीं करवाया था बेटा।
थोड़ी देर बाद कर लेना इस क्वेश्चन को। चलिए करेक्ट आंसर ये log p, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, अब क्वेश्चन नंबर 135 पे पहुंच चुके हैं, केवल अब 15-16 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक्स-रे पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड यूज फॉर द स्टडी ऑफ विच टाइप ऑफ कंपाउंड, एमॉर्फस कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, बोथ ए एंड बी, ओनली लिक्विड कंपाउंड। हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की स्टडी के लिए डिफरेंट टाइप की मेथड यूज करते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड होती है पाउडर्ड XRD। क्यों होती है इस मेथड को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्रेग इक्वेशन को फॉलो करते हैं और आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड ब्रेग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए तो आप देख सकते हैं यहां पर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इसके थ्रू हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द परमिटेड एस्टर ऑफ क्लोराम्फेनिकोल इज लेस बिटर टेस्टिंग देन द पेरेंट ड्रग बिकॉज द एस्टर हैज लोअर वाटर solubility, is more stable to enzyme that degrade it in the gut, directly gets absorbed from the buccal cavity, is less irritating in the mouth. ब्रेक इक्वेशन होता एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। हाँ जी बेटा, क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया, अतरंगी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं। चलिए तो मैं आपको कुछ कहानी बताता हूं इसका। इसने आपने क्लोराम्फेनिकोल पामीटेट क्यों बनाया, क्लोराम्फेनिकोल पामीटेट क्यों बनाया, उसके पीछे की कहानी बता दो। क्लोराम्फेनिकोल जो ड्रग होती है ओरल रूट से देते हैं और इसका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। इसके टेस्ट को सप्रेस करने के लिए हम पामीटिक एसिड के साथ में इसका हमने एस्टर प्रिपेयर कर लिया, पामीटेट, क्लोराम्फेनिकोल पामीटेट। तो क्लोराम्फेनिकोल पामीटेट का जो टेस्ट था वो बिटर था, उसको सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया? इसका एस्टर प्रिपेयर किया। अब किसी चीज का बिटरनेस या स्वीटनेस डिपेंड करती है उसकी आपके माउथ कैविटी में जो सलाइवा रहती है उसके डिजोल्यूशन रेट पर, डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी पर, कितना ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, हम बेसिकली अगर बात करें तो हमने पामीटेट बनाया, उसके कारण क्या हुआ कि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, जिसके कारण उसका जो बिटर टेस्ट था वो आपका फील नहीं होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ए आंसर होगा। हाँ जी बेटा, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर होगा। यस, हाँ जी, क्लोराम्फेनिकोल, जी हाँ, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। यस, करेक्ट आंसर ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोराम्फेनिकोल पामीटेट एक प्रोडक्ट के जैसे यूज करते हैं और स्पेशली बैक्टीरियल ट्रीटमेंट की इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं प्रोडक्ट के जैसे। तो यहाँ पर स्पेशली इसको पामीटेट में कन्वर्ट करते हैं बिटर टेस्ट को सप्रेस करने के लिए, इससे सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर इंट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर ऑफ क्रिस्टल्स रिफर्ड एज चैनल कंपाउंड, लेयर कंपाउंड, क्लैथरेट्स कंपाउंड, हाइड्रेट कंपाउंड। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। बेटा मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन वाला फंडा चलता है, ये नहीं। हाँ जी बेटा, क्या होगा? यहां पर क्या पूछा है? बिटवीन लेयर, तो लेयर के बीच में जो होगा वो कौन सा होगा? लेयर टाइप के कंपाउंड होंगे। 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड, चैनल, लेयर और क्लैथरेट्स। जब सॉलिड मॉलिक्यूल चैनल में हो तो चैनल कंपाउंड, लेयर्स के बीच में हो तो लेयर कंपाउंड, और केज टाइप के जो कंपाउंड रहते हैं इनकी कैविटी में होता है, उसको केज या क्लैथरेट्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन, 3 टाइप के इंक्लूजन कंपाउंड, केज, क्लैथरेट, चैनल और हाइड्रेट्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ड्रग हैज पार्टीशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 द ड्रग विल बी। अरे यार, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाइड्रोफिलिक, पोलर, बोथ ए एंड बी, या लिपोफिलिक? यस, हाँ जी बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या होगा आंसर? अरे भैया, ए आंसर क्यों दे रहे हो? सी आंसर क्यों दे रहे हो?
बेटा पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा होगी तो ड्रग कैसी होती है, लिपोफिलिक होती है, ना कि हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिसिटी कब होगी, जब एक से कम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी, क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, लिपोफिलिक। ये तो आप बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको गलती नहीं कर सकते। अगर ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे तो हम सिलेक्शन में पीछे चले जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या, डी। चलिए देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है इसका। तो यहां पर आपका फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द एन ऑक्टेनॉल एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द वाटर। तो यहां पर पीसी की वैल्यू एक से ज्यादा, ड्रग इज लिपोफिलिक, पीसी की वैल्यू एक से कम है, ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिए पढ़िए बेटा पढ़िए, ये काम आएगा, ये सब चीजें काम नहीं आने वाली। ड्रग 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 एक्सिपेंट और एक्सिपेंट एक्सिपेंट इंटरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ड्रग 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 एक्सिपेंट और एक्सिपेंट एक्सिपेंट इंटरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड, डीएससी, एफटीआईआर, बोथ ए एंड बी, टेम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 139 बोल रहा है कि इनकम्पेटिबिलिटी स्टडी के लिए कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं। तो इनकम्पेटिबिलिटी के लिए हम डीएससी यूज करते हैं, एफटीआईआर यूज करते हैं, एचपीएलसी यूज करते हैं, आपका टीएलसी यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिए जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो करेक्ट आंसर जो होने वाला बेटा क्या होने वाला है, सी, बोथ ए एंड बी। सी बेटा सी, क्या होगा, सी। चलिए देख सकते हैं आप, डीएससी, एफटीआईआर, एनएमआर और क्रोमेटोग्राफिक मेथड ड्रग एक्सिपेंट इंटरेक्शन के लिए, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के लिए या एक्सिपेंट एक्सिपेंट इंटरेक्शन के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ लिपिंस्की रूल ऑफ 5। ये ड्रग की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है लिपिंस्की रूल ऑफ 5। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा आंसर, हम यहां पर आंसर देखेंगे उससे पहले ऑप्शन देख देते हैं। नॉट मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, याद रखना पड़ेगा आपको लिपिंस्की रूल, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। नॉट मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, लॉग पी नॉट मोर देन 5, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 500। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा है नॉट मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। नहीं बेटा, ये होता है नॉट मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, ये होगा। ठीक है ना, नॉट मोर देन सॉरी नॉट मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी 10 नहीं, यहां पर मैं बता रहा हूं एक्चुअल में जो सही होगा, नॉट मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, नॉट मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, ये सही बता रहा हूं मैं आपको। मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 5, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इक्वल ना होकर लेस देन 5 होगा, तब ये चार ऑप्शन करेक्ट हो जाते। तो यहां पर ये ऑप्शन जो गलत लिखे हुए हैं, यहां पर 3 ऑप्शन है जो गलत लिखे हुए हैं। क्या है, नॉट मोर देन 5, यहां पर 10 होता तो सही होता, नॉट मोर देन 10 यहां पर 5 होता सही होता, उल्टा लिखा हुआ है। लॉग पी नॉट मोर देन 5 ये सही है, केवल केवल और केवल क्या है बेटा, ये सही है। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बेटा एकदम से करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपोजिट है, बिल्कुल सही बोले आप, ए और बी बिल्कुल सही बोले आप, ए और बी बिल्कुल अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं लिपिंस्की रूल ऑफ 5, नॉट मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, नॉट मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, मतलब 5 से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर नहीं होना चाहिए, लालची लालची टाइप का होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब आपका 5 डोनर 10 एक्सेप्टर, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 5 और लॉग पी वैल्यू ग्रेटर देन 5, ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय कैपिलरी मेल्टिंग, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री और द थर्मल एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। यस, हाँ जी बेटा बताइएगा सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 141 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैपिलरी मेल्टिंग, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, थर्मल एनालिसिस, सभी के सभी मेथड हम लोग यूटिलाइज करते हैं, सभी के सभी मेथड हम लोग यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट के डिटर्मिनेशन के लिए, किसके लिए बेटा,
मेल्टिंग पॉइंट के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यस, देखिए ये सारी मेथड है आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज रिटन एज Ka, Pk, पीएच, Kb। यस, हाँ जी बेटा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 142, अगर आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करें तो बहुत बेहतर होगा, आप लोगों के आंसर को मैं सही ढंग से जज कर पाऊंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर को जज सही करिए, आप क्वेश्चन नंबर सही बोलिए। क्या होगा मुझे पता है, ज्यादातर बच्चे क्या लगाएंगे आंसर, ज्यादातर बच्चे जो है वो पीके आंसर लगाएंगे, मुझे पता है, लेकिन पीके नहीं होता बेटा आंसर। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे क्या दे रहे हैं आंसर, ज्यादातर बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, पीके आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं यहां पर। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? के ए। पीके तो क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ दी के ए, के का नेगेटिव लॉग होता है पीके। वास्तविकता में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? के ए। के ए इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, और ये के बी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। चलिए, काउल्टर करंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉग पी, क्रिस्टलिटी, पीएच, सॉल्युबिलिटी, किसके लिए यूज करते हैं? काउंटर करंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड। सवाल हलवा था लेकिन, हाँ जी जिसने पढ़ा है अच्छा, हाँ जी बच्चा सही बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिटेल में। अब याद रहेगा, भूलना नहीं इसको, नहीं तो गलत कर दोगे। क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। काउल्टर करंट और फिल्टर प्रोब मेथड आपका किसके लिए? पार्टीशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉग पी। हाँ जी बच्चा, तो यहां पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप के इक्वेशंस हैं और डिटर्मिनेशन दिया गया आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीके, इनमें से कौन सी मेथड पीके के डिटरमाइन करने के लिए यूज नहीं करते? पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड और सॉल्युबिलिटी स्टडी मेथड। क्वेश्चन नंबर 143 सॉरी 144 का आंसर क्या होगा बेटा? बेटा सभी के साथ क्या होता है, बच्चों के साथ ऑनलाइन में डेटा की भी प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन आप लोग इतना अच्छे से जुड़ रहे हो, आप लोग आते हो, समय देते हो, ये काफी है। इस तरीके से और समय बढ़ाइएगा तो डेफिनेटली ठीक है। क्या होगा आंसर बेटा? क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं? नहीं यूज करते, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं की जाती है, बाद बाकी सारी मेथड यूज करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी को छोड़कर सब कुछ यूज किया जाता है, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं करते। चलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, सॉल्युबिलिटी, ये सब यूटिलाइज करते हैं। एचपीएलसी, कैपिलरी जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, केवल केवल क्या यूज नहीं करते हैं? आपका गैस क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए। Which of the following statement regarding polymorph is true? Polymorph के कंसर्न में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Polymorphic form of the same drug are similar and can be substituted in a formulation.
different polymorphic form of the same drug have identical X-ray diffraction pattern. The metastable polymorphic form will generally result in a higher dissolution rate. चलिए चेक करते हैं. सेम ड्रग आर सिमिलर, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म सेम ड्रग के नहीं होते, मतलब सेम ड्रग के होते हैं और लेकिन अलग अलग होते हैं, सिमिलर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ द सेम ड्रग हैव आइडेंटिकल, कैसे हो जाएंगे? ये तो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न तो हमेशा डिफरेंट रहता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. द मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म विल जनरली रिजल्ट इन हाई डिसोल्यूशन रेट. जी हाँ बिल्कुल, मेटास्टेबल फॉर्म का डिसोल्यूशन रेट क्या होता है? क्या होता है बेटा? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का जो आपका जो मेटास्टेबल फॉर्म होता है उसका डिसोल्यूशन रेट क्या होता है? हायर होता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 145 का? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सी. चलिए, सी इज द राइट आंसर. ये देख सकते हैं आप, पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है आप इसका. चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इफ कार्स इंडेक्स ऑफ अ पाउडर, पावर लिखा हुआ है, पाउडर, इसको पाउडर मान के चलिए, इज 20, व्हाट विल इट्स नेचर ऑफ फ्लो? पुअर फ्लो, फेयर पॉसिबल, वेरी पुअर या गुड? चलिए क्वेश्चन नंबर 146. हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है. यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड फ्लो. करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? गुड फ्लो. 20 है इसकी वैल्यू, तो क्या होगा? सॉरी, फेयर पॉसिबल होगा, फेयर पॉसिबल, सॉरी गुड फ्लो नहीं होगा. गुड तो 12 to 16 पर होगा, 12 पर 16 पर गुड होगा, 5 to 15 पर एक्सीलेंट होगा, 8 to 20 पर फेयर पॉसिबल, 23 से 25 पुअर, 33 से 38 वेरी वेरी पुअर, वेरी पुअर, और मोर देन 40 क्या होगा? वेरी वेरी पुअर होगा. यस, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? फेयर पॉसिबल, नॉट डी बेटा, ये तो बी, बी आंसर होगा बेटा. ठीक है. Photon correlation spectroscopy is associated with the shape and surface morphology determination, surface area determination, particle size determination और D all of these. तो किसके लिए पीएससी मेथड किसके लिए यूज करते हैं? आपने माइक्रोमेटिक्स में पढ़ा होगा, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं. किसके लिए बेटा? पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं. ओके, जी हाँ बेटा, किसके लिए? पार्टिकल साइज को डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं. यस, क्या होगा? सी इज द राइट आंसर. या देख सकते हैं आप पीसीएस को. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 148. एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय डीएससी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोफोरेसिस. किससे डिटरमाइन करोगे बेटा? बताइएगा. हाँ जी, किससे डिटरमाइन करोगे एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग? यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा. गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी बेटा. एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर के लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड यूज करते हैं. स्ट्रक्चर के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड यूज की जाती है. क्या होगा आंसर? बी, बी इज द राइट आंसर. चलिए, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है. आगे बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्री फॉर्मुलेशन सॉल्युबिलिटी स्टडी फोकस ऑन ड्रग सॉल्वेंट सिस्टम. पी. स्टेटमेंट क्यू. प्री-फॉर्मुलेशन solubility study usually include the determination of temperature dependence. जी हाँ, बिल्कुल सही है. या प्री-फॉर्मुलेशन स्टडी का ये आपका किस्म है, ये जो पॉइंट दिए गए हैं, ड्रग सॉल्वेंट सिस्टम मतलब किसको बता रहा है? ये सॉल्युबिलिटी एनालिसिस के बारे में बता रहा है. किसके बारे में बेटा? सॉल्युबिलिटी एनालिसिस के बारे में बता रहा है. और प्री-फॉर्मुलेशन सॉल्युबिलिटी स्टडी यूजुअली इंक्लूड, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंड, टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखते हैं हम. सॉल्युबिलिटी स्टडी में हम किसका? टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखते हैं. तो यहां पर अगर हम देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. तो बोथ पी एंड क्यू आर करेक्ट. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर. ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहां पर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 150.
determine the correction or otherwise of the following assertion and reason. Assertion: 10% of dihydrate form was easily detected by the TGA because TGA used to quantitate the presence of a solvated species within a bulk drug sample. तो हाइड्रेट फॉर्म को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग टीजीए मेथड यूज करते हैं। हाइग्रोस्कोपिसिटी को कर रहे थे और हाइड्रेट को भी डिटरमाइन करने के लिए हम टीजीए मेथड का यूज करते हैं, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है और असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा है क्योंकि रीजन भी करेक्ट है। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं पॉसिबल आपका डिस्क्रिप्शन यहां पर टीजीए मेथड और डीएससी मेथड, ये सॉल्वेटेड स्पीशीज में वाटर की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए, तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। महामैराथन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं मात्र 99 रुपए में आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है: वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल एमसीक्यूज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, ई पीडीएफ और इसमें साथ ही साथ 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। आपको इसको स्कैन करके आपको ज्वाइन कर सकते हैं, ये पेमेंट करना है आपको। और साथ ही साथ ये जो आपकी मैराथन ऑनलाइन महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आपकी जीपैट 2024 की तैयारी के लिए एक बड़ा पोटेंशियल टूल होने वाला है। मजा आने वाला। अगर आप इसको करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा, एक नया स्वरूप मिलेगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। मेरे को लगता है कि आप लोग बहुत लंबा लेक्चर नहीं हो पाया, हमने जल्दी कर दिया। विद इन टाइम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मैंने बोला था 1 आवर 30 मिनट से पहले हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? तो कैसा रहा बेटा आज का सेशन? बहुत बढ़िया। कल के लिए मैराथन का शेड्यूल आपके पास है। चलिए, स्कोर क्या कह रहा है? अपने स्कोर बताइए बेटा फटाफट, ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 1। बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं। ये नहीं 113 ना? अच्छा ये, हाँ जी, बड़ा सिंपल सी चीज थी, इसमें कुछ नहीं था। आपने क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एसिडिक ड्रग होगी, देखिए यहां पर लिखा है सॉल्युबिलिटी इन एसिड एक्वस सॉल्यूशन कंपेयर विद दैट प्योर वाटर सजेस्ट अ वीक बेस। मान लीजिए कोई ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है और वो किसमें हो रही है? एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो वीक बेस टाइप का है। कैसा बेटा? वीक बेस टाइप का है, ठीक है। और यदि मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी एंड डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी इन एल्कलाइन सॉल्यूशन सजेस्ट अ वीकली एसिडिक ड्रग। एंड डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, ये यहां पर आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं सही करवाता हूं, ये मैंने भी नहीं देखा था, थैंक यू आपने बताने के लिए। एंड डिक्रीज इन एक्वस सॉल्युबिलिटी इन एल्कलाइन सॉल्यूशन वीकली एसिडिक, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। तो असर्शन तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बेटा। ठीक है, सही है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? सी आंसर है इसका। इसका आंसर सी है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा? यहां पर क्या लिखा हुआ है
एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में डिक्रीज कहां से होगा? मान ली अल्कलाइन सॉल्यूशन में किसी की सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मतलब वो वीकली एसिडिक ड्रग नहीं होगी, वो वीकली बेसिक ड्रग होगी, तब होगा। यहां पर तो उल्टा लिखा हुआ है, तो रीजन इनकरेक्ट है। तो सी करेक्ट है, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था। क्या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था? तो ये आपके जो एमोर्फस होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक नहीं होते, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक। इसलिए ये आंसर क्या हो गया था? करेक्ट हो गया था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, खत्म करें। अभी कोई और कुछ शंका हो आपको तो बता दीजिए, किसी भी तरह का। आंसर आपको गलत नहीं दिया जाएगा, वो गलती से हो गया होगा, मैंने भी नहीं देख पाया उसको, मैंने उसको करेक्ट करा दिया है। ठीक है, ग्रेस मार्क मिल गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, कैसा लगा आज का सेशन? आई होप आपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के बहुत सारे कंसेप्ट सीखे होंगे, और जो कंसेप्ट आपको पता है वो आपके फिर से रिवाइज हो गए होंगे और ब्रशअप हो गए होंगे एक तरीके से। मजा आया होगा डेफिनेटली। और यहां तक रुके आप, इस समय तक 10:30 बजे तक रुके, उसके लिए थैंक यू। आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू मोनालिसा, आपको क्वेश्चन सही कराने के लिए। आपने क्वेश्चन सही करा दिया, ठीक है, और बच्चों का भी भला हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। ध्यान रखिए अपना, और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। डेफिनेटली पढ़ाई करने से ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी। ओके, क्वेश्चन रीड करने का मौका इसलिए नहीं देना चाहता कि जल्दी ही आप लोगों को। आपको जल्दी रहती है, मुझे क्वेश्चन जल्दी कराना है, मैं तो समय दे दूंगा, पर्याप्त टाइम दे दूंगा आपको करने के लिए। करते रहिएगा आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या ये आती है ना कि जल्दी भी करना है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा, मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ने के लिए मौका दूंगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, उससे टाइम बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।